बहुत स्वागत आपका एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। पहले आपको बता देते हैं एक दुख की खबर भारत के लिए, और ये युद्ध से जो भारत का नुकसान हो रहा है। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारतीयों की मौत हुई है। एक हमला हुआ और 4 भारतीयों की मौत। हमला रूस ने किया इस बार। एक MV गोल्डन लियो नाम का जहाज, जो कि ओडिशा पोर्ट, जो यूक्रेन का पोर्ट है, वहां से यह जहाज निकल करके जा रहा था, तो रूस की सेना ने उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर दिया और इस हमले में 4 भारतीयों की मौत हो गई। मतलब भारतीय थे, उसका मतलब क्रू मेंबर थे वो। एक भारतीय, 5वां भारतीय गंभीर रूप से घायल है। भारत ने इस घटना के बाद रूस के साथ नाराजगी जताई है। रूस के राजदूत को तलब किया गया। आज व्लादिमीर लेदानोव उनका नाम है, उनको विदेश मंत्रालय बुलाया गया है, जहां इस हमले के खिलाफ भारत अपनी नाराजगी प्रकट करेगा। और कहा गया है कि जंग के बीच गैर जंगी जहाजों को निशाना बनाना किसी भी हाल में सही नहीं है। भारत ने रूसी राजदूत को ये सब बातें जो है जताई, उनको जताएंगे, और ये मैसेज मॉस्को तक भी पहुंचा दिया जाए। ये भी कहा गया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और इससे कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और ये तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि सी फेयरर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी हर किसी को। अब इस बार जो पहले वेस्ट एशिया में जो हमला हुआ था जहाज का, वहां तो 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है अलग अलग हमलों में। लेटेस्ट हमला जो था वो अमेरिका ने किया था, तब भी भारत ने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने बैठ के ये बात कही थी। अब यहाँ रूस ने हमला किया है, रूस भी मित्र देश है, तो यहाँ भी लेकिन भारत अपनी जाने गई हैं, तो उस बात की नाराजगी तो वो प्रकट करेगा ही। अब लेकिन सवाल ये है कि ये ख्याल तो इन देशों को रखना है ना कि आप जंग तुम लड़ रहे हो, इसमें ये तो सिविलियन लोग हैं, इनका क्या दोष है? और वो भी तुम्हारे दुश्मन देश के नागरिक नहीं है। और भारत के साथ ये एक फैक्ट है कि हमारे ये जितने दुनिया भर में जहाज चलते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में इंडियन क्रू है। अब एक डेटा भी मुझे दे रहे थे अभी, मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम भारत के लोग हैं। लोग वहाँ पर हैं जो सेलर्स के तौर पर हमारे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि मैं देख रहा था, मैं स्पेन में था, जर्मनी में रहा, जहाँ जहाँ मतलब एक रिस्क फैक्टर है किसी भी कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पर इंडियंस ज़्यादा है। ये बड़ी मतलब खतरा लेकर काम करने वाले लोगों में उसमें होते हैं। और सेलर्स तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं जो इसमें फंसे हुए रहते हैं। और ये मतलब अटैक हो रहा है, अब सरकार इससे ज़्यादा तो क्या कर सकती है जब अटैक हो गया है। वो तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो जहाज हैं जो लड़ाई में शामिल नहीं है उन पर अटैक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सेलर्स वहाँ पर जिन पर अटैक नहीं हो रहा है ना, वो भी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर केवल खबर चलाते हैं, हम चलाते हैं खबर पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के हिसाब से कि वो महंगा हो जाएगा। उनकी ज़िंदगी वहाँ पर कई महीने वो बिना खाए पिए, बिना उसके डिसिप्लिन। अभी बहुत जहाज तो महीनों से खड़े हुए। हाँ, तो वहाँ पर राशन तो उनका वैसा होता है ना, लिमिटेड। तो वो अरे वेस्ट, यहाँ जो ये गल्फ में जो लड़ाई चल रही है अमेरिका ईरान की, इसमें तो भारत ने ये निर्देश जारी कर दिया था कंपनियों को जो रिक्रूटमेंट करती हैं जहाज़ों के लिए कि भाई यहाँ अभी भारतीयों को रिक्रूट आप नहीं करेंगे। लेकिन ऑलरेडी कई भारतीय वहां पर हैं। अब ये यहाँ पर ये मोर्चा उससे पुराना चल रहा है, यहाँ भी इस बार ये हो गया। ये मतलब सारी परेशानियों के बीच ये मतलब भारत के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ईरान के समय भी ये हुआ था जब भारतीय नागरिक मारे गए थे, तब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और रूस में तो खास तौर से ये नहीं होना चाहिए। रूस तो भारत का बहुत करीबी मित्र रहा है और वहाँ के सैनिकों को भी पता होना चाहिए कि भाई भारत के रूस के साथ कैसे संबंध है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें एक फर्क करना चाहिए, सॉरी, ये कोई जहाज भारत के नहीं होते। हाँ, नहीं होता, लेकिन ये जो कोई हमला करता भी है ईरान ने किया, उनको पता रहता है, उनके पास इस बात की जानकारी रहती है कि कौन सा जहाज जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, उसके बाद भी करते हैं। क्रू कौन सा है ये तो शायद नहीं पता कर लेते हैं आजकल, क्योंकि उनको पता रहता है कि इसमें हमले में मारे जाएंगे, तो ये पूरा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें उनके पता होने के बाद किया तो बहुत गंभीर मामला है। अगर नहीं था उसके बाद भी उन्हें पता करना चाहिए था भाई किसी के नागरिक मारे जा रहे हैं भारत के, ये ठीक नहीं है। और भारत सरकार ने जिस तरीके से मुझे लगता है इसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कराया, तो विरोध दर्ज कराया। सिविलियनशिप को मारना ही क्यों? सर मैं बताऊं, इसकी जानकारी बिना कम्युनिकेशन के अटैक नहीं होते हैं। ये तो मैसेज जाता ही है उनके पास, पूरी कम्युनिकेशन होता है दोनों में, रोकने के लिए बोलते हैं, के साथ कम्युनिकेशन रास्ता बदलने के लिए बोलते हैं। इसलिए ये कहना कि उनको जानकारी नहीं तो स्ट्रॉन्गेस्ट शब्दों में इसका एतराज जताया गया है। अगली खबर आपको, अभी ये गल्फ की लड़ाई का अपडेट हम दे दें। ईरान और अमेरिका की जंग भीषण हो चुकी है
और ये हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई है सीधे सीधे। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान पूरा कंट्रोल चाहता है और अमेरिका उसे एमओयू की वो शर्त याद दिला रहा है जिसमें ईरान ने कहा था कि वो हॉर्मुज पहले की तरह खोलेगा, कोई टोल नहीं लेगा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान हॉर्मुज पर जहाजों को निशाना बना रहा है और इस वजह से पिछले 10 दिनों से दोनों के बीच जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान के मिसाइल और ड्रोन अड्डों को निशाना बना रहा है तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। ईरान कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, सीरिया, इराक समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों को निशाना बना चुका है और इस बार उसका ध्यान जॉर्डन पर ज्यादा है। पिछले राउंड में यूएई को मार रहा था बहुत, इस बार जॉर्डन को मार रहा है क्योंकि ईरान का कहना है कि जॉर्डन से अमेरिका सबसे ज्यादा हमले कर रहा है और एक्चुअली ये फैक्ट है कि अमेरिका ने बहुत सारी अपनी रिसोर्सेज जो है वो वहां शिफ्ट किए हैं जॉर्डन में। उधर हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ी अटपटी बात कह दी। वैसे आप पटपटा कुछ नहीं, अमेरिका कुछ भी कह देता है। उन्होंने कहा कि भाई ये जहाज ये जहां इसको रास्ते को बंद कर दिया, ये इंटरनेशनल वाटर है, ईरान ने किया है और हम तो जो कुछ करना है इसको खोलने के लिए कर ही रहे हैं। अब ये तो दुनिया को देखना है कि वो इसमें क्या करता है। तो अब वो चाहे अब वो किसी भी रूप में हमारी मदद करे, चाहे तो हमको रिसोर्सेज दे, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, मतलब अमेरिका पैसे मांगने लगा। ये सोचिए कि भाई हमारी सहायता करो इसको खुलवाने में दुनिया के देश। I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Well, they're not complying with it. I mean, the Straits are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So they can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. हॉर्मुज पर जंग ने एक बार फिर से दुनिया को जहां तनाव में डाला हुआ है तो क्रूड ऑयल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। कई देशों में जहाज फंसे हुए हैं, ऐसे में सप्लाई चेन फिर से चरमरा चुकी है और यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान और अमेरिका दोनों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का हाल आपको बता दूं, ब्रेंट क्रूड $90 पर बैरल पहुंच गया है। WTI क्रूड $82 प्रति बैरल के आसपास है और भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि हम 88% अपना क्रूड ऑयल आयात करते हैं। ब्रेंट क्रूड एक बेंचमार्क माना जाता है, तो वो $90 पर तो वो ऑलरेडी पहुंच गया है। वो 100 तक पहुंचने की बताई गई है। पिछली बार भी वो 120 के करीब तक हाईएस्ट गया था। अब ये देखिए 90 तक तो वो ऑलरेडी आ गया है। लेकिन इतनी भारी समस्या नहीं है, अब एक तीसरा मोर्चा भी खुल रहा है। सऊदी अरब और हौती के बीच जंग बढ़ती जा रही है। अब ये यमन में बैठे हुए हौती लोग और इनके बगल में भी एक स्ट्रेट है जिसको बाब अल मंदाब कहते हैं। इनके और सऊदी अरब के बीच में कुछ बार पलटवार एक बार हो चुका है। यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने मिसाइल अटैक किया था, उसका जवाब इन्होंने उनके एयरपोर्ट पर हमला करके दिया था और अब वो हौतियों ने कह दिया है कि हमारी तरफ से यहां से हमारे बगल वाले समंदर से सऊदी अरब के जहाज निकलने पर पूरा प्रतिबंध है। रूस यूक्रेन में भी तेल फंसा हुआ है, यहां भी तेल फंसा हुआ है और अब ये देश दोनों अगर लड़ गए, सऊदी अरब भी भाई एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, हमें भी बहुत तेल देता है वो, और उसके जहाज भी अगर अटक गए, वो एक रास्ता खुला हुआ था क्योंकि साइड वाला, ये उस वहां बैठे हुए हैं, ये लोग कह रहे हैं हम इसको बंद कर देंगे। जी बताइए त्रिपाठी जी, क्या होगा दुनिया का? नहीं देखिए, सचमुच बड़ी विचित्र स्थिति है और इसमें मतलब हम तो क्या है कि हम तो दुनिया को रास्ता तो दिखाएं, लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई भी अपने अपने छोटे हितों के चलते बड़े लक्ष्य नहीं देख रहा है। दुनिया की शांति किसी के एजेंडे में है नहीं। और हमने जहां से शुरू किया था कि रशिया ने मार दिया और वो, तो मुझे एक मतलब सिर्फ संदर्भ के लिए मुझे लगा कि ये बात कहूं जिससे लोगों के ध्यान में रहे। सोचिए जब अमेरिकी हमला हुआ था और भारतीय उसमें मारे गए थे, क्योंकि मैं देशी संदर्भ में ही बात करूंगा, ये अंतर्राष्ट्रीय वाला तो विजय जी बताएंगे, तो वह तो उस वक्त कैसी प्रतिक्रिया आई थी? ऐसा लगा कि हमें बस ट्रंप की गर्दन पकड़ के उसकी छाती पर चढ़ जाना चाहिए। मतलब उस वक्त जो प्रतिक्रिया आ रही थी, भारत कुछ कर, जब ईरान ने हमला कर दिया, हमारे लोग मारे गए, तो वही वर्ग एकदम चुप हो गया, वो कहने लगा कि अब रशिया ने मार दिया। दरअसल ये तो हमें देखना ही पड़ेगा ना कि इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरनेशनल जो जियोग्राफी है, वहां से जो भी रूट से निकल रहे हैं उसमें क्या है। लेकिन उससे इतर दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन जहां है वो क्या है? वो अगर मोटा मोटा देखें तो ऑयल रिजर्व का सारा मसला है। इसके अलावा और कोई मसला नहीं, मूल मसला ऑयल रिजर्व का है। टेरिटरी तो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। क्या यूनाइटेड नेशंस को नए सिरे से, और चूंकि अभी हमारा अभियान भी चल रहा है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दी जाए,
क्या यूनाइटेड नेशंस को नए सिरे से दूसरे तरह से नहीं सोचना चाहिए? 5 देश हैं, वो वीटो लगाते हैं, वो एक दूसरे के हित साधते हैं, आतंकवाद से लेकर कॉन्फ्लिक्ट तक वो कोई काम नहीं करते। अब फिर इस तरह के जब दृश्य आते हैं आपस में लड़ते हुए लोग, तो लगता है कि इसका मतलब कोई समाधान है भी, या सिर्फ और सिर्फ ये सिक्योरिटी बात काउंसिल करने में के बैठे लिए? देश ही तो लड़ रहे हैं सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना। अमेरिका लड़ रहा है, रूस आप लड़ इसको रहा है, समझिए। चीन लड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी काउंसिल का दायरा भी बढ़े और सिक्योरिटी काउंसिल में बात करने की स्थिति भी बदले। अभी तो क्या है, 5 लोग हैं, 2 आपस में लड़ भी रहे होते हैं, शुद्ध सीधे लड़ते दादागिरी नहीं। चल रही है सर दुनिया में, जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस, यही चल रहा है दुनिया के मल्टी अंदर। अलाइंड डिप्लोमेसी जब से आई है तब से ये यूनाइटेड नेशंस का मतलब ही खत्म हो गया, वो बेमायने हो गया। अब आगे उसकी ताकत पर जाने की जरूरत देखिए नहीं। बहुत छोटी सी उम्मीद की किरण है, पता नहीं कब डूब जाए, फिर भी बात कर लेते हैं। तनाव के बीच एक डिप्लोमेटिक पहल हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के लिए एक मीडिएशन की फिर से प्रयास किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में वॉर के इस दूसरे चरण को रोकने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी तो हो ही रही होगी। कौन देश इस बार कर रहे हैं, पाकिस्तान है कि कतर है, कौन है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ईरान ने इस बात को कंफर्म किया है कि हां, हमारे पास कुछ मध्यस्थों का एक सुझाव आया है कि कुछ दिनों का एक सीज फायर, शायद इस बार 15 दिन का सीज फायर जो है उसका एक प्रस्ताव आया है। लेकिन उन्होंने मैं आपको उनके ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सुनाऊंगा, उन्होंने कंफर्म किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के प्रस्ताव के कोई मायने नहीं है, उस अमेरिका के शब्दों के तो कोई मायने है ही नहीं। پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده، بله تایید. सर वैसे कोई मतलब रह गया है अब कोई प्रस्ताव का या बातचीत का? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अमेरिका को ठीक से निपटना ही चाहिए ईरान के साथ। बस की हो तो बिल्कुल सही है आपने, मैं इसमें एकदम आपने सही कैविएट दिया कि भाई तुम कहते हो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, तुम कहते हो हमारा रोज ट्रंप उठते सुतते अब पता नहीं सपने में हमने ईरान को पराजित किया है। ईरान तो कहीं पराजित होता हुआ नहीं दिख रहा है भाई, जितना आप मार रहे हैं वो भी आपको मार रहा है। तो मैं बार बार शुरू से ये कह रहा हूँ, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले स्थिति में लाने के लिए यह आवश्यक हो कि अमेरिका का डिसाइसिव विक्ट्री हो ईरान पर। डिसाइसिव विक्ट्री का मतलब है कि ईरान के IRGC को वो इतना मारे, इतना कमजोर कर दे कि वो वार्ता की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो। फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टा हुआ है, मैं ईरान फिर ने आपसे इस बार इतना मारा है कि 3 तो उनके लोग मर गए। ये जो जॉर्डन में जितनी पिटाई इस बार ईरान ने की है, जो हुआ है जी बहुत बुरा मारा है ईरान ने। और तमाम लेख लिखे जा रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं इतने आर्टिकल्स हैं कि क्या ये ट्रंप कहते हैं हमने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। उसके पास खतरनाक से खतरनाक मिसाइल है जिनको अमेरिका इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। नहीं, मैंने क्या कहा कि या तो अमेरिका इतनी अपने ताकत का प्रदर्शन करे ईरान पे कि पूरी तरीके से, अभी हमने पता किया था 2 दिन पहले की एक खबर आई थी कि IRGC के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। बाद में पता लगा कि उन्हें एक बहुत छोटा सा एक ये था, बस वही है, खबर ऐसे ही चलाई गई थी। तो जब तक आप, और इजराइल अभी तक नहीं आया ना सर लड़ाई में? इजराइल नहीं आया ना लड़ाई में अभी तक नहीं। ये भी विचित्र बात है। नहीं, उसके बारे में कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि यदि ईरान वॉर भी यदि करे भी, मिसाइल चलाए भी, तो तुम इस बार रिटेलिएट नहीं करा। बड़ा ये विचित्र खबर निकल करके आई थी। तो ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा है, क्योंकि इजराइल तो ऐसा रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान की ये स्ट्रेटजी है कि 1 to 1 ही अमेरिका के साथ किया जाए। इजराइल के साथ करने में उसे फायदा नहीं ये दिखाई दे एस्केलेट रहा है। नहीं, ये चाहते हैं कि एक लेवल के बियॉन्ड एस्केलेशन ना हो, ताकि फिर हम बैठ पाएं, बात कर पाएं। मैं आपसे क्यों कह रहा था ना कि इस बार अमेरिका जो है विचित्र सा बात कर रहा है। वो बयान में आई नहीं रूबियो के बात, मैंने वो निकाला, कोट कर रहा हूं मैं, देखिए रूबियो को। अमेरिका का विदेश मंत्री कितना लाचार दिखाई देता है इसमें, देखिए वो कह रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स विल कंटिन्यू टू डू व्हाट इट नीड्स टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल शिपिंग, बट अदर कंट्रीज नीड टू बिगिन टू स्टेप अप एंड प्रोवाइड whether it is hardware or finances
टू हेल्प कैरी दैट बर्डन। ये तो पहले भी कहा, हार्डवेयर और फाइनेंस मांग रहा है अमेरिका, पैसा मांग रहा है। पहले भी पैसे मांग रहा है पहले अमेरिका पहले भी लड़ाई ऐसा- लड़ने के लिए। पहले भी ट्रम्प साहब ने भी तो पहले कहा था, पहले भी उसने ट्रम्प पहले का कहा देखिए क्या है ना, वो तो यूक्रेन से पैसा मांग लिया था, हाँ। यूरोपीय यूनियन से पैसा मांग लिया था, फिर कहा खाड़ी के देश जितने हैं वो पैसा दें, तो वो तो लगातार ये काम कर रहा है। लेकिन असल बात क्या है कि पैसा जो देते हैं वो किस लिए देते हैं? पैसा पावर के लिए देते हैं कि आप अथॉरिटी हैं, आप हमारा प्रोटेक्शन देंगे तब ना हम पैसा देंगे। खाड़ी के देशों को रोज ईरान जहां चाह रहा है वहां एक मिसाइल ठेल दे रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं पैसा दीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं तो अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए ना। कहा जाता है ना कि किसी चीज को अगर आपके कंट्रोल नहीं समझ रहा तो जाओ भाई, तो आप छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ईरान जो भी, चाहे वो जॉर्डन में अटैक किया हो, बहरीन में अटैक किया हो, कुवैत में किया हो, वो अमेरिकन बेसेस को ये किया है। एक आध दो अपवाद को यदि छोड़ दें जिसमें उन्होंने सिविलियन या इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया हो, जैसे ये कुवैत के अंदर जो है वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को हिट सर किया। सवाल ये है कि वो बराबर टक्कर दे रहा है, हाँ, इसमें कोई दो राय ये नहीं कोई है। वन साइडेड फाइट नहीं है, ये बड़ा क्लियर सर है। ये तो शुरू अफगानिस्तान से में अमेरिका है। कुछ नहीं कर पाया, तालिबान लौट के अमेरिका भाग गया ये अफगानिस्तान लड़ाई से। जीते कौन सी आज तक? तो बिल्कुल, तो ईरान से कहाँ कह रहा हूं जीत नहीं पाएंगे? जीत रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए ना, दुनिया कम से कम उसको मैनेज कर लेगी। अच्छा, दुनिया एक- बातचीत कर लेगी, दुनिया उसको जो भी करना है कर लेगी। एक मजेदार बयान सुन लीजिए बस आप अंत में, ये पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी वो गोली खिलाई हुई है ना कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, चिंता मत करो, वो भी पिट लिया शुरुआत में, पहले राउंड में किया कुछ नहीं इसने। तो अब पाकिस्तान के एक पत्रकार कह रहे हैं कि ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम सऊदी अरब के लिए लड़ने जा रहे हैं, कि हम अपना आदमी सऊदी अरब के लिए मरवाएंगे। सऊदी अरब चाहे तो हमारी मिसाइल खरीद ले, हमारा जहाज खरीद ले, उसके लिए हम तैयार हैं, हमारा आदमी नहीं जाएगा बचाने उसको। सारी हमदर्दी जो है ईरान के साथ है बिकॉज ऑफ अमेरिका। अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में, तो हम तो किसी सूरत में भी अमेरिका का साथ नहीं दे सकते ओपनली। तो हम तो ईरान के खिलाफ किसी सूरत में भी नहीं खड़े हो सकते, ना ही खड़े होने चाहेंगे। हम तो न्यूट्रल रोल अदा करना चाहेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है, हमारी कोई जहाज़ हमसे ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे मिसाइल्स ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे आर्टिलरी शेल्स ख़रीदना चाहता है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। अब फॉर एग्जांपल कुवैत की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो इस वक्त जो एग्रीमेंट हुई है या जो होने जा रही है, जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रही है, उसके 3-4 पहलू यही हैं कि जी क्या आपको देना है, क्या आपको ट्रेन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मगर ये कि पाकिस्तान उनके लिए लड़ेगा अगेंस्ट ईरान या अगेंस्ट द हुतीज, नो। इजराइल के खिलाफ यस। डिफेंस पैक्ट जो किया सऊदी अरब से, वो क्या उसमें लिखा क्या है इन्होंने? मतलब अगर इन्होंने लड़ना नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं, और इनका एक ही एजेंडा है भाई, इनको लड़ाई में भी यही दिख रहा है भाई, मेरा अगला कर्जा उतारने के लिए कोई कर्जा देने के लिए तैयार है, या कोई मिसाइल खरीदने के लिए पैसा दे दो तो दे दो, यही है, इतना ही। बिल्कुल इतना ही है। अब आप उस पर ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो वो आपकी गलती है ना। और कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, पाकिस्तान कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। नहीं, न्यूट्रल वो है क्योंकि वो दोनों तरफ ही उनको रहना है ना। देखिए, दोनों तरफ neutral वो। अमेरिका को छोड़ नहीं सकते, ईरान के खिलाफ जा नहीं सकते। ईरान से दुश्मनी लेने का मतलब है बलूचिस्तान की आज़ादी बहुत जल्दी हो। ये एक ही देश है जिसको ईरान ने नहीं मारा, लेकिन सर ये मानना पड़ेगा, हाँ, तो इसीलिए कतर को भी मारा उसने, कतर को भी मारा, इसको नहीं मारा। टर्की के साथ भी एक बार हो गया था बीच में उसका। सर ये तो समझौता लेकिन करवाना- पाकिस्तान के साथ भाई नहीं। समझौता हुआ नहीं, लेकिन बाकी उन्होंने- पाकिस्तान की जमीन को अमेरिका ने यूज नहीं किया है ना, उन सबों पर ईरान तो ने कतर की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ था। नहीं, कतर के, अरे क्या बात करते हैं, कतर में अमेरिकन बेस है। वो तो कतर पहले ही में तो झगड़ा हो बेस गया था है, जब यूज इजराइल नहीं हुए, लेकिन वो बेस लड़ाई। नहीं, फिफ्थ हाँ, अमेरिकन बेस तो है। फ्लीट का बेस बेस वहां तो पर है, है कतर में। चलिए खैर, अब देखिए इस युद्ध में क्या होती है कल की सूरत, और हमारे देश में हो रही पॉलिटिक्स। पाकिस्तान सबके साथ न्यूट्रल है, जो भी पैसा दे। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सर, समय देना था। समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, यशवंत जी, बहुत धन्यवाद।